नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, CFO अपना पैसा.com। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में बलवंत साहब। व्यूअर्स को आइए बता देते हैं किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अगर इस शो में हिस्सा लेना चाहते हैं, लोन सेंट्रिक जहन में कोई भी प्रश्न है तो मेल के जरिए आप अपने सवाल हमें कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन सेंट्रिक जो भी सवाल जहन में हो तो इस तरह से अपने प्रश्न हमें आप मेल कर सकते हैं। साथ ही SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल स्क्रीन पर थी, कर्ज पहले लिखेगा मोबाइल के मैसेज बॉक्स में और डिटेल्स फिर 57575 पर SMS करते हैं। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली क्वेरी जो हम इंक्लूड कर रहे हैं दिल्ली से है, संजीव शर्मा जी की तरफ से सवाल है और इनका जो सवाल है वो होम लोन प्री पेमेंट सेंट्रिक है। इनका एक होम लोन रनिंग है जिसके तहत ये अब इसके अंदर कुछ प्री पेमेंट करना चाह रहे हैं। आप लाइन पर मौजूद हैं इस समय संजीव साहब? हाँ जी हाँ। ओके, तो जिस तरह से हमें देख रहे हैं PSU बैंक से आपके होम लोन रनिंग है तो इसमें प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो संभव है, कोई चार्जेस भी इन्वॉल्व नहीं है। अब तो ये आपका फ्लोटिंग पे है वैसे ये जो आप बात कर रहे हैं इस होम लोन की? हाँ जी हाँ, फ्लोटिंग रेट पे लिया था और 1 साल हो गया है। ओके, तो आप क्या इसमें जानना चाह रहे हैं? आपको इसमें अब प्रीपे करेंगे तो क्या एग्जैक्टली आपका सवाल है, क्या चेक करना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो EMI की 13,000 बहुत ज्यादा बन जाता है ना, तो मैं कुछ GP फंड से निकाल के वापस कर दूं ताकि ये जो EMI दे रहे हैं 13,000 ये कुछ कम हो जाए। ये आप GP फंड से निकाल के अपना जो उसको आप इस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ। समहाउ ये देखें क्योंकि ये आप जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं इसमें एक बार फिर से जिस तरह से रिकंसिडर भी करें क्योंकि अपने आप में ये जो प्रोविडेंट फंड जो यूज रहता है वो रिटायरमेंट के लिए जनरली है, आगे के लिए। ये लोन की जिस तरह से आपने जो EMIs आपकी जा रही हैं, एक तो पहलू ये है, तो इसको आप एक बार चेक करें। एंड सेकेंडली EMI या इनफैक्ट टेन्योर में भी आपको राहत दी जा सकती है अगर आप करते हैं, कुछ और सोर्सेज से भी अगर आप अरेंज करते हैं। बलवंत साहब, आप कैसे इसको व्यू करना चाहेंगे? देखिए संजीव जी, ऐसा है, मेरा सुझाव है कि आप PF में से पैसा निकाल के लोन रीपेमेंट, पार्ट रीपेमेंट है ना, वो नहीं करिए क्योंकि ये PF का पैसा है वो आपके रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा होता है और मेरा सुझाव है आप उसको हाथ नहीं लगाइएगा। जैसे तैसे करके आप EMI भर दीजिए। फिर भी अगर आप और कहीं से भी जैसे अगर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं या आपके पास कोई सरप्लस पैसा है तो आप उसको अगर प्री पेमेंट करते हैं तो नॉर्मली जो बैंक है वो जो आपका जो लोन का टेन्योर है वो कम करती है। परंतु अगर आप बैंक को रिक्वेस्ट करें तो प्री पेमेंट के बाद में बैंक आपकी EMI भी कम कर देती है। परंतु प्री पेमेंट करने के पहले यह देखना जरूरी है कि आपके पास अचानक कोई पैसा आ गया, पर ये जरूर इंश्योर करिए कि आपको अगले 6-8 महीने में कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो वापस फिर आपको बोरो करना पड़ेगा। तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो होम लोन से ज़्यादा ही रहती है नॉर्मली, तो वो चेक कर लीजिएगा। राइट। और इनफैक्ट जिस तरह से जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो चल रहा है, कुछ बैंक से हमने देखा है इस फ्रंट पर राहत भी दी है, तो अगर कुछ वैसा होता है तो उसका बेनिफिट भी इनको फिर मिल सकता है फ्लोटिंग पर, जिस तरह से ये बलवंत साहब इन्होंने लिया हुआ है। देखिए ऐसा है कि ये इंटरेस्ट रेट में 1/4%, 0.5% चेंज कर होने से बैंक नॉर्मली EMI कम नहीं करती है। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा तो बैंक EMI कम नहीं करती है। टेन्योर के फ्रंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो EMI जरूर बढ़ा देती है। तो अगर आपको अगर सख्त जरूरत है तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब भी बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, जैसे आगे चलते हुए मेरी EMI कम कर जी, बेस रेट में भी अगर कुछ चेंजेस जिस तरह से होते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिलता है तो फिर ऑब्वियसली ये भी उस कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन समहाउ ये एक ओवरऑल सिनेरियो है और इसके अकॉर्डिंगली आप बढ़ सकते हैं। अगला सवाल आई लेते हैं, नवीन चौधरी जी की तरफ से है। नवीन चौधरी साहब ने सवाल भेजा है, इनको पर्सनल लोन चाहिए, पर्सनल लोन 2 लाख का चाहिए, लेकिन इनको मिलने में उसमें इश्यूज इन्वॉल्व हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हम देख रहे हैं इससे पीछे आपने 2 लेंडर्स के साथ कुछ डीलिंग की है, उसमें कुछ प्रॉब्लम रही है जो आपने सेटल की। एग्जैक्टली क्या हुआ था, आप प्लीज शेयर कर सकते हैं? हाँ, मैंने कई रीजन से, क्योंकि मेरे को उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इतनी ज्यादा जानकारी थी नहीं, मैंने एक पर्सनल लोन और एक क्रेडिट कार्ड सेटल किया हुआ है क्योंकि तब मेरे पास पैसों की काफी दिक्कत थी। अब मैं फाइनेंशियली काफी स्टेबल हूँ। मैंने सेटलमेंट के बाद सारी पे बैक कर दिया था। ये सेटल एग्जैक्टली क्या आप टाइमली रीपे नहीं कर पा रहे थे? क्या इश्यूज इन्वॉल्व थे इस केस में? हाँ, मैं टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाता तो मेरी फाइनेंशियल्स में काफी प्रॉब्लम थी। उस टाइम मैं अपने घर बना रहा था तो मेरे को फाइनेंशियल काफी क्रंच का सामना करना पड़ा था। ओके, अभी फिलहाल आप क्या करते हैं? अभी मैं नौकरी करता हूँ।
आप प्राइवेट सेक्टर में हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ जी। ओके, आपका सैलरी अकाउंट कहाँ पर है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ मेरा सैलरी अकाउंट है नोएडा में। ओके, समहाउ क्योंकि ये जो पीछे जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं वो आपके यहाँ रिफ्लेक्ट तो करेंगे रिकॉर्ड में, और जिस तरह से जो भी आपने सेटल किया वो भी दर्शाएगा। अब आगे इसमें जिस तरह से आपको लेंडर्स के साथ डील करने में मुश्किल हो रही है वो सही बात है, लेकिन इसको अब आगे कैसे मूव किया जाए? बलवंत साहब, कैसे आप इनको बताएंगे? जो प्रॉब्लम है वो तो दिखेगी, लेकिन आगे किस तरह से मूव करें? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि नवीन जी की जो प्रॉब्लम है कि उन्होंने पास्ट में वो लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाए और उनको सेटल करना पड़ा। तो जैसे जो सेटल किया है तो वो जो बैंक है वो जो डेटा है वो सिबिल को भेजता है और सिबिल के रिकॉर्ड में वो डेटा रहता है। जब भी कोई भी लेंडर को अप्रोच करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए तो वो सिबिल से इनके रिकॉर्ड मंगवाता है, और चूंकि सिबिल के रिकॉर्ड में ये दिखेगा कि उन्होंने अपना जो लोन है या क्रेडिट कार्ड ड्यूज है वो सेटल किया है और डिले से भी पेमेंट किया है। तो ये जो फैक्ट है वो जो नया लेंडर है वो उसको कंफर्ट नहीं देता है, तो नया लेंडर उनको ये लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। तो हिसाब से जब तक ये रिकॉर्ड रहेंगे सिबिल में 5-7 साल तक रिकॉर्ड रहते हैं तब तक उनको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी लेने में मुश्किल आएगी। परंतु मेरा सुझाव है कि ये जो क्रेडिट फैसिलिटी ये जो इनका जो एडवर्स रिकॉर्ड है सिबिल में उसको ये रीबिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए चाहे तो जैसे सिक्योर क्रेडिट कार्ड है एफडी के सामने, या जैसे और कोई लोन ले सकते हैं, इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, यूनिट्स है, शेयर्स है, ज्वेलरी के सामने लोन ले हुए और अगर उसको टाइमली पेमेंट कर दे और अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री अगर क्रिएट करे तो जो पुराना वाला उनका डिफॉल्ट वाला जो हिस्ट्री है वो पीछे चला जाएगा और करंट का जो अच्छा हिस्ट्री है, और जैसे ये बता रहे कि मेरी अभी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो क्रेडिट रिपोर्ट भी आपकी अच्छी आ जाएगी। परंतु वो पेनफुल काम है, कम से कम 3-4 साल लगेगा आपको। तो अगले 3-4 साल तक आपको क्रेडिट सिस्टम से कोई भी क्रेडिट मिलने में मुश्किल ही आएगी, अनलेस कि आप कोई कोऑपरेटिव बैंक को अप्रोच करें तो हो सकता है वो कोऑपरेटिव बैंक आपको लोन दे देंगे आपकी व्यक्तिगत जान पहचान के हिसाब से। राइट। तो एक जो भी आप जिस तरह से लोन्स वगैरह लेते हैं या कोई भी डीलिंग करते हैं तो एक अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। ना केवल उस लेंडर के साथ आगे आपको डील करने में बाकी लेंडर्स के साथ भी सहूलियत होगी, लेकिन ये जो प्रोसेस बताया इसमें समय लगेगा, लेकिन इसी तरह आप धीरे धीरे एक अच्छा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जो आगे हेल्पफुल हो सकता है। फिलहाल आइए अगला सवाल इंक्लूड करते हैं। विवेक शर्मा जी की तरफ से सवाल मेल के जरिए ये जानना चाह रहे हैं होम लोन पर इनफैक्ट जो टैक्स रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं उससे सेंट्रिक इनका सवाल है। जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का रहता है प्रिंसिपल 80C में, इंटरेस्ट 24B में, ये एग्जैक्टली जानना चाहते हैं। जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इनका एक होम लोन रनिंग है जिसमें ये उसमें को बोरोअर हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनकी वाइफ के नाम पर है। बलवंत साहब, तो जिनके नाम पर प्रॉपर्टी है उनको तो ऑब्वियसली जो हम देख रहे हैं टैक्स में ये जो इंसेंटिव जो मिल रहे होंगे वो तो एक तरफ है, वो इनकी वाइफ अवेल तो कर पा रही होंगी, लेकिन इनके केस में तो ये मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सौरभ जी, आपने जवाब तो दे ही दिया, सही बताया आपने कि भले ही आप को बोरोअर हो, भले ही आप जो होम लोन है उसको सर्विस कर रहे हो, परंतु अगर उस प्रॉपर्टी के आप ऑनर या पार्ट ऑनर नहीं हो तो इनकम टैक्स में जो 80C का बेनिफिट होता है रीपेमेंट का 1 लाख रुपए तक का, या जो ब्याज का 24B का है वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेनिफिट चूंकि इनकी वाइफ ही ऑनर है, फुल ऑनर है, तो वाइफ को ही बेनिफिट मिलेगा। इनको अगर ये बेनिफिट चाहिए तो इनको वाइफ से उस घर में कुछ हिस्सा खरीद लेना चाहिए या गिफ्ट लेना चाहिए, तो इनको ये जो 80C का और 24B का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। राइट। तो यानी आप जॉइंट ओनर हैं और साथ ही जिस तरह से आपको बोरोअर भी हैं लोन में भी, तो उस तरह से ये बेनिफिट मिल सकता है, और अदरवाइज ये इस तरह से स्टैंड करता है जो एग्जैक्टली रूल्स हैं। हम फिलहाल अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। बातचीत आज हो रही है लोन के बाजार पर। आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बस हम कुछ ही देर में लौट कर आ रहे हैं। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब। और आइए अब हम अगला सवाल शामिल करते हैं। अगली क्वेरी जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो प्रिया जी की तरफ से है, वो इस समय ऑनलाइन पर मौजूद हैं, और आइए देखते हैं इनकी तरफ से क्या सवाल है। इन्होंने एग्जैक्टली जो क्वेरी भेजी है, आइए हम उसको स्क्रीन पर एक बार चेक करते हैं, फिर इनसे और डिटेल्स हम लेने की कोशिश करेंगे। ये होम लोन जिस तरह से 6 महीने पहले उन्होंने मेंशन किया है होम लोन में इंटरेस्टेड हैं, ये जॉब कर रहे हैं और ये इनकी मासिक आय है। ये जो होम लोन एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात है, हम ज़रूर इस पर आपको राय दिलाते हैं।
ये आप प्लीज हमें बता सकते हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं ये किस सेक्टर में एग्जैक्टली है? आप कुछ शेयर कर सकते हैं डिटेल्स? आप लाइन पर हैं क्रिया जी? इनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल बलवंत साहब, अगर हम एक पहलू तो है, हम जो इनकी आय जिस तरह से हो रही है और ये मानकर चलें कि कोई भी और लोन रनिंग नहीं है किसी प्रकार का, तो एलिजिबिलिटी इस तरह से देखी जा सकेगी। लेकिन क्योंकि इनको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये हैं, और मोर ओवर वहाँ कितना समय ये और आगे रहते हैं, कितना स्टेबल इनका इस प्रोफेशन में रहते हैं, ये सब तमाम पहलू और जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो किस तरह से उसकी इनफैक्ट रेटिंग्स रहती हैं, ये ओवरऑल जो तमाम पहलू रहेंगे, इसको आप किस तरह से देखना चाहेंगे और कैसे इनको राय देना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो लेंडर है वो होम लोन के लिए आपकी जो सालाना इनकम है उनका 4 से 4.5 गुना तक का जी लोन देता है। और अगर आप ये बशर्ते आपकी 40 साल की के आसपास की उम्र हो या इससे कम की उम्र हो जी। और जो लोन की अमाउंट है वो प्रॉपर्टी से भी लिंक्ड होती है कि जो मैक्सिमम जो है वो 80% से ज़्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज़्यादा बैंक लोन नहीं देती है। और अगर आपके लोन की अमाउंट अगर 20 लाख से कम है तो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 90% तक बैंक लोन दे सकती है। और दूसरा पहलू होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी कब बनती है, तो कम से कम आपका 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो लेंडर आपको कंसीडर कर सकता है होम लोन के लिए। नहीं तो जैसे अगर आपको कहीं ज्वाइन किया है, आपका फर्स्ट जॉब है, आप प्रोबेशन पे है, तो प्रोबेशन पीरियड में आपको नॉर्मली बैंक होम लोन सैंक्शन नहीं करती है। परंतु जैसे कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड है या जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है या दूसरी जो आईपीएस की जॉब वगैरह है, तो उनको तो इमीडिएटली लोन की एलिजिबिलिटी बन जाती है। परंतु जो सामान्य आदमी है उनको कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा तो उनकी इनकम की बेसिस के हिसाब से होम लोन मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो आपको अभी 6 महीने हुए हैं तो ये टफ रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें। आइए हम अगला सवाल मीनवाइल इंक्लूड करते हैं। रवि साहब की तरफ से अगला सवाल है और इनका इनफैक्ट ये बेंगलुरु से सवाल है। प्री पेमेंट सेंट्रिक इनकी तरफ से क्वेरी है। इन्होंने जिस तरह से एक होम लोन इनका रनिंग है, आप इस पे क्या एग्जैक्टली चेक करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें बताएंगे। ये जो आप प्री पेमेंट करना चाह रहे हैं, क्या एग्जैक्टली चेक करना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। हाँ जी, मेरे कुछ सवाल हैं। पहला ये कि क्या मैं ईएमआई कम करा सकता हूँ? और ये हम जो देख रहे थे, आपने मेंशन किया है आपका जो एग्रीमेंट इनफैक्ट हुआ था बैंक के साथ, जो इनिशियल जिन टर्म्स पे जिन कंडीशंस पर आपको मिला, उसमें एग्जैक्टली क्या है? मतलब आप प्रीपेमेंट तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप ईएमआई को लेकर जो चेक करना चाहते हैं उसमें क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है? Actually, there is no penalty in prepayment, but the only thing, main thing I want to know is, can I give some lump sum amount and put in max gain? There is one option, max gain in SBI, that I have not opted that time. अच्छा, तो जो आप इसके लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, डिड यू एक्चुअली कॉन्टैक्ट द लोकल ब्रांच? Opening account. यू हैवंट, ओके। तो बलवंत साहब, इसमें अगर इस तरह से स्विच करना चाह रहे हैं तो ये क्यों ना जहाँ से इन्होंने लिया है लोन और उस ब्रांच पे विजिट करें, वहाँ चेक करें, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उस तरफ देखें, जो भी इसके लिए जो प्रोसेस जिस तरह से इनको गाइड किया जाता है वो मूव करें। और मोरओवर ये जो ईएमआई का चेक कर रहे थे, उसमें प्रीपेमेंट अगर ये करें तो वो पॉसिबल है। वो टेन्योर और ईएमआई जिस तरह से हम चेक कर रहे थे, इनको राहत किसी फ्रंट पर तो मिलेगी और उसके अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं आगे। देखिए सौरभ जी, अभी जैसे पिछले एक प्रश्न में मैंने बताया कि अगर प्री पेमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मली लेंडर टेन्योर कम करता है, परंतु अगर इनको ईएमआई कम करवानी है तो उनको बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा और रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और उनको एग्रीमेंट जरूर पढ़ना चाहिए कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है। अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो बैंक आपका टेन्योर कम करता है या ईएमआई कम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और जैसे वो बता रहे हैं, उनको ये एसबीआई का मैक्स गेन अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करना है, तो बैंक जो ब्रांच है वहाँ अप्रोच करना चाहिए। और मेरे हिसाब से कुछ नॉमिनल फीस पेमेंट करके उनका वो एसबीआई गेन अकाउंट है उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। जी, मैं बता दूं, एसबीआई गेन अकाउंट में क्या होता है कि जो लोन अकाउंट है उससे ही एक अकाउंट लिंक्ड होता है। तो अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप उस पैसे में अकाउंट में जमा करा देंगे तो आपको जो दोनों अकाउंट का नेट करके जो बैलेंस है उस पर ही ब्याज लगता है। तो कभी भी आपके पास टेम्परेरीली सरप्लस पैसा है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आपकी उतनी टू दैट एक्सटेंट आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो सेव हो जाता है।
राइट, तो ऑब्वियसली आप ब्रांच को अप्रोच करें, और ये जो आप स्विच करना चाह रहे हैं उसी लेंडर के साथ दूसरी स्कीम में, तो उनको आप इसके लिए पूरा फॉर्मली जो है प्रोसेस को आगे मूव करें। ऑल द बेस्ट। आइए अगला सवाल लेते हैं जो दिल्ली से है, जयप्रकाश साहब की तरफ से है, और ये समय लाइन पर मौजूद हैं। इनकी तरफ से जो क्वेरी है ये इनफैक्ट होम लोन में इंटरेस्टेड हैं। आप प्लीज़ हमें बता पाएंगे, हम कुछ डिटेल्स आपकी देख रहे थे, आपका किसी प्रकार से कोई अभी फिलहाल लोन रनिंग है, कोई आपका लोन जो चल रहा हो? सर मैंने पर्सनल लोन लिया हुआ था पहले 4 साल पहले, वो लेकिन अब सब क्लोज हो गए हैं। मैंने टाइम पे पेमेंट किया हुआ है सबका। अच्छा, सब कुछ स्मूथ रहा है पहले का रिकॉर्ड? बिल्कुल 100% स्मूथ है। ये आप अभी फिलहाल जिस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, कितना समय हो चुका है वहाँ पर? या मेरे को 5-1 साल हो गए हैं काम करते हुए। ओके, टैक्स रिटर्न्स जिस तरह से आप फाइल भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। ये आपका सैलरी अकाउंट कहाँ पर है? सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया करोलबाग में ही है। आपने वहाँ चेक किया है होम लोन के लिए? नहीं सर, वहाँ पता नहीं किया है अभी। आपको हम राय दिलवाते हैं। और ये प्रॉपर्टी जिसकी लिए आप बात कर रहे हैं उसकी राउंड अबाउट कितनी कॉस्ट है? 25 लाख सर। ओके, बलवंत साहब, ये कुछ डिटेल्स आपके समक्ष। अब ये प्रोसेस को मूव करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ें? राउंड अबाउट जैसे जो अगर सब चीज़ें ये क्लियर हो पाती हैं, जो 40-50% राउंड अबाउट जो सैलरी का EMI के अंदर फॉर्म हो सकता है, ये और ऑप्शंस भी किस तरह से एक्सप्लोर करें? सैलरी अकाउंट तो जहाँ पर है, और जो और ऑफर्स रहेंगी मार्केट में जो इस समय रनिंग है, आपकी राय? सौरभ जी, ऐसा है जैसे मैंने बताया कि जो एनुअल इनकम है उसका 4-4.5 गुना जो है वो लोन मिलेगा। तो इनकी जो इनकम है मैं समझ रहा हूँ 25,000 के आसपास है, तो उनको 11-12 लाख के आसपास का जो लोन है वो मिल जाएगा, बशर्ते उनकी जो उम्र है वो 40 साल या उससे कम है। तो बैंक उनको 20 साल तक का लोन दे देती है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.25% है, जो अभी SBI उस पर लैंड कर रही है। तो इस तरह से ये इस प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और ये कुछ डिटेल्स हैं। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कई और इंटरेस्टिंग क्वेरीज हैं, हम बस जल्दी लौट कर आते हैं। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जहन में प्रश्न है तो अपने सुझाव भी और जो भी सजेशंस शो के लिए इनफैक्ट हैं या क्वेरीज, वो सीधा आप हमें मेल कर सकते हैं moniguru@zenetwork.com पर। SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर्ज मेंशन कीजिएगा, उसके बाद अपना नाम, जहां से पूछ रहे हैं, और प्रश्न की कंप्लीट डिटेल्स हमें 57575 पर SMS कर दें। आखिरी सेगमेंट के साथ बस हम जल्दी लौट कर आ रहे हैं। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है। आइए अगला सवाल अब हम शामिल करते हैं। नोएडा से राहुल कुमार जी की तरफ से क्वेरी एजुकेशन लोन पर इनकी तरफ से सवाल आया है। ये जानना चाह रहे हैं कि एजुकेशन लोन में इंटरेस्टेड हैं, इसका प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। बलवंत साहब, इन्होंने एक प्रश्न में जिस तरह से मेंशन किया है कि एक निजी कंपनी में है, लेकिन एक बैकग्राउंड जो है वो इतना फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है, लेकिन समहाउ अगर ये डिजर्विंग है तो गवर्नमेंट की तरफ से तो मैसेज काफ़ी क्लियरली है कि कोई भी डिजर्विंग स्टूडेंट जो है उसको एजुकेशन लोन मिलना चाहिए, अगर वो जो पैरामीटर्स जो हैं उनको वो जिस तरह से फुलफिल करता है। आप इनको किस तरह से राय देना चाहेंगे? ये काफ़ी जो इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर मिलता भी है, रीपेमेंट भी ज़्यादा जो हम देखते हैं शर्तें कठिन नहीं है, ये कैसे इसको लेकर आगे बढ़ें? देखिए सौरभ जी, ऐसा है एजुकेशन लोन का, अगर आपको एजुकेशन लोन 4 लाख तक ही चाहिए तो इसके लिए आपको कोई भी कोलेटरल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया में आपको पढ़ाई करनी है तो मैक्सिमम जो लोन है, एजुकेशन लोन है, उसकी सीमा 10 लाख है, और अगर आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। लोन के लिए आपका जो कोर्स है, एजुकेशन कोर्स है, और जो इंस्टीट्यूशन है वो जो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज़ है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है या AICT है, तो ये इनसे अप्रूव होना चाहिए कोर्स। इसके अलावा जो एजुकेशन अभी अगर जैसे बता रहे कि इनकम कम है, तो अगर फैमिली की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है तो हर एक स्टेट एक अथॉरिटी को स्पेसिफाई कर सकती है, वो सर्टिफाई कर सकती है कि भाई इनकी इनकम 4.5 लाख से कम है। तो अगर 4.5 लाख से अगर इनकी फैमिली इनकम कम है तो जो इनका जो इंटरेस्ट है एजुकेशन लोन पे, वो भी जब तक पढ़ाई करते हैं तब तक गवर्नमेंट बियर करेगी, और जब ये इनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी इनका इंटरेस्ट इनके ऊपर आएगा, तब तक गवर्नमेंट बियर करेगी। और जो पेमेंट है, प्री पेमेंट है वो इनका जो नौकरी लगने के 6 महीने बाद या कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद शुरू होता है, तो इतना भी इनको सहूलियत है।
और अगर 4 लाख से ज़्यादा का लोन चाहिए तो इनको कोई ना कोई गारंटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो उनके फादर या गार्जियन हो सकता है या कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है। परंतु उस केस में उनके जो गारंटर है, उनकी इनकम है, उनकी एसेट्स वगैरह है, वो बैंक कंसिडर करेगी। और मेरा सजेशन रहेगा कि जितनी इनके नज़दीक में जो PSU बैंक वगैरह हैं, PSU बैंक को अप्रोच करें, क्योंकि PSU बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है, तो अब इनको सहूलियत होगी ये लोन प्राप्त करने में। जी बिल्कुल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12.5% से 14.5% के बीच में है। एब्सोल्युटली। तो आप इस तरह से जो नियरेस्ट PSU ब्रांच है उस पर विजिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से खासकर हमने देखा था, FM की तरफ से पिछले दिनों स्टेटमेंट भी था कि अगर ब्रांच में आप एजुकेशन लोन के लिए जाते हैं और अगर विदाउट सफिशिएंट रीजंस आपके लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो कंसर्न जो बैंक ऑफिसर है उसके अगेंस्ट उसको पिनलाइज भी किया जा सकता है। तो इस तरह से काफ़ी इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज काफ़ी लाउड एंड क्लियर है, काफ़ी पुश भी किया जा रहा है। लेकिन समहाउ इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। बलवंत जैन साहब, शुक्रिया आपका शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू। और दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एक पर्सनल फाइनेंस शो, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स टच करते हुए हम आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं। आप अपने प्रश्न, सजेशंस मेल और SMS के जरिए में भेज सकते हैं। आज बातचीत लोन बाजार पर हुई है, लेकिन कल जब हाजिर होंगे तो टच करेंगे इंश्योरेंस मार्केट को। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।